अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि सबसे पहले हम प्रीवियस लेक्चर की रिवीजन करेंगे और आज हमारे दो नए कॉन्सेप्ट्स होंगे। मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स को देखेंगे और इसके अलावा हम मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम्स को डिटेल से देखेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था प्रोसेस स्टेट्स इन मल्टी प्रोग्रामिंग। तो हमने ये डिस्कस किया था कि 3 स्टेट्स होती हैं। पहली स्टेट रेडी स्टेट होती है, फिर रनिंग स्टेट और ब्लॉकिंग स्टेट। हमारे पास सबसे पहले कोई भी जॉब आती है या प्रोसेस आता है या टास्क आता है, वो सबसे पहले इस स्टेट में प्लेस होता है और डिपेंड करता है कि उस प्रोसेस की एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लगता है। लेट्स सपोज अगर इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में लेट्स सपोज अगर 10 सेकंड लगते हैं तो वो यहाँ से रनिंग स्टेट पे आएगा। अब ये तो नहीं हो सकता कि उसको 10 सेकंड के लिए जो है वो सीपीयू एलोकेट किया जाए, क्योंकि उसके पीछे भी और भी प्रोसेसेस होते हैं और अगर उससे पीछे कम टाइम को एग्जीक्यूट करने वाले प्रोसेसेस अगर हैं, लेट्स सपोज अगर 3 सेकंड का प्रोसेस है तो फिर उसको तो 10 सेकंड के लिए वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए फिर हम स्केजुलिंग टेक्निक्स जो है वो डिफरेंट एल्गोरिदम्स हम इस्तेमाल करते हैं। उसमें होता ये है कि अगर एक जॉब है ए और उसने 10 सेकंड जो है वो एग्जीक्यूशन के लिए टाइम लेना है, तो हम उसको सीपीयू 3 सेकंड के लिए देते हैं। डिपेंड करता है ये स्केजुलिंग एल्गोरिदम के ऊपर। और 3 सेकंड के बाद हम क्या करते हैं, उससे सीपीयू हम वापस ले लेते हैं। वापस लेने के बाद हम उसको ब्लॉक्ड जो स्टेट है वहाँ पर प्लेस कर देते हैं। इसको वेटिंग जो है वो वेटिंग स्टेट भी कहते हैं। यहाँ से फिर वो दोबारा रेडी स्टेट पे आता है, रेडी स्टेट से फिर वो रनिंग स्टेट पे आता है। तो 3 सेकंड तो पहले उसको सीपीयू दे दिया गया था और फर्दर उसको 3 सेकंड के लिए सीपीयू दिया जाएगा। और इस तरीके से जो है हम प्रोसेस स्टेट ब्लॉक जो है वो डिफ़ाइन करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग में। इसके बाद हमने डिस्कस की थी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ये एक ऐसा ब्लॉक होता है जब हम एक ऐसे प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करते हैं जिस प्रोसेस का टाइम ज़्यादा है। लेट्स सपोज 10 सेकंड उसने लेने थे लेकिन हमने 3 सेकंड जो है वो उसको सीपीयू दिया। तो अब ये तो नहीं हो सकता कि जब वो दोबारा रनिंग स्टेट पे आए तो उसको दोबारा से ही सीपीयू दिया जाए, क्योंकि उसने 3 सेकंड सीपीयू देने के बाद उसमें कंप्यूटेशन परफॉर्म कर दी थी। तो अब नेक्स्ट जो उसके पास 7 सेकंड है उसको उसने एग्जीक्यूट करना है। तो वो जिस स्टेट से उसको सीपीयू उससे लिया गया था उस स्टेट को हम एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में जो है वो सेव कर देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब उसको सीपीयू दिया जाएगा तो इस ब्लॉक की मदद से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि लास्ट स्टेट उसकी क्या थी, उस प्रोसेस के क्या आइडेंटिफायर था, उसका काउंटर कौन सा था, उसकी कौन सी वैल्यू थी और कौन सी स्केजुलिंग जो है वो हम उसके ऊपर अप्लाई कर रहे थे। इसके बाद हमने मल्टीटास्किंग को डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था मल्टी थ्रेडिंग सिस्टम को। तो थ्रेड्स बेसिकली प्रोसेसेस ही होते हैं लेकिन ये लाइट वेट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक प्रोसेस ने रन करना है तो वो इतनी ज़्यादा एड्रेस स्पेस जो है वो लेगा। लेकिन अगर हम थ्रेड की बात करते हैं, वो लाइट वेट प्रोसेसेस होते हैं, तो वो एक एड्रेस स्पेस में एक से ज़्यादा थ्रेड्स जो हैं, एक से ज़्यादा लाइट वेट प्रोसेसेस जो है वो रन कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम एक प्रोसेस को रन करते हैं तो हमें इतनी एड्रेस स्पेस की ज़रूरत है और अगर हम दूसरे प्रोसेस को रन करते हैं तो एक से ज़्यादा स्पेस की हमें ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर हम थ्रेड्स को इस्तेमाल करते हैं तो वो थ्रेड्स जो होते हैं वो बेसिकली एक ही एड्रेस स्पेस में जो है वही फंक्शनैलिटी हमें प्रोवाइड कर देते हैं। इसके अलावा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। मल्टी का मतलब होता है 2 और प्रोसेसर एक से ज़्यादा प्रोसेसर अगर हम अपने कंप्यूटर में जो है वो उसमें एलोकेट कर देते हैं तो वो मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम कहलाती हैं। आपका जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो एक सिंगल प्रोसेसर के ऊपर होता है, जबकि कई ऐसे कंप्यूटर्स आते हैं जिसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर जो है वो लगा होता है।
सिस्टम with two or more CPU having ability to execute multiple process concurrently। concurrently का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा प्रोसेसेस को रन करना। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें CPU दो या दो से ज़्यादा लगे होते हैं उसको हम मल्टी प्रोसेसर सिस्टम कहते हैं। मल्टीपल CPU are used to process either instructions from different and independent programs or different instructions from the same program simultaneously। तो मल्टीपल CPU, एक से ज़्यादा CPUs जो होते हैं वो एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को रन भी कर सकती हैं और एक प्रोग्राम की मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को भी रन कर सकते हैं कंकरेंटली या साइमल्टेनियसली। तो कंकरेंटली और साइमल्टेनियसली के मीनिंग तो सेम ही है कि एक ही टाइम में एक से ज़्यादा चीज़ों को आप परफॉर्म करते हैं। टाइप्स ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग, इसमें हमारे पास दो टाइप्स के मल्टी प्रोसेसर्स होते हैं। एक को हम टाइटली कपल्ड कहते हैं और एक को लूजली कपल्ड कहते हैं। तो टाइटली कपल्ड का मतलब होता है कि हमारे पास जो है वो एक सिस्टम होता है, उसमें जो है एक ही प्राइमरी मेमोरी जो है जिसको हम रैम बोलते हैं, सारे प्रोसेसर जो है वो उसको शेयर करते हैं। जबकि लूजली कपल में ये होता है कि हर प्रोसेसर की अपनी एक रैम होती है, मतलब उसकी अपनी एक मेमोरी होती है। तो ये दो डिफरेंस हैं। ये जो आपके सामने एक डायग्राम नज़र आ रही है, एक CPU है। CPU की अपनी एक मेन मेमोरी है और CPU के अपने IO प्रोसेसर यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये एक और डायग्राम है हमारे पास, इसको हम टाइटली कपल्ड कहते हैं। ये टाइटली कपल्ड कैसे हुआ, क्योंकि ये CPU 1 है और इस CPU 1 के अपने प्रोसेसर्स हैं, IO प्रोसेसर्स हैं, IO यूनिट है। लेकिन ये CPU 1 जो है वो एक ही मेन मेमोरी को जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, जैसे CPU 2 भी उसी मेन मेमोरी को इस्तेमाल कर रहा है, CPU 1 भी इसी को कर रहा है। और अगर हमारे पास CPU 3 होता या CPU 4 होता, वो भी उसी मेन मेमोरी को इस्तेमाल कर रहा होता। तो इस तरह के जो सिस्टम्स होते हैं उसको टाइटली कपल्ड कहते हैं। अब हम बात करते हैं टाइम शेयरिंग की। तो टाइम शेयरिंग वर्ड से ही हमें काफ़ी पता लग जाता है कि किसी चीज़ को हम शेयर करते हैं। यहाँ पर तो टाइम को शेयर करने की बात जो है वो की जा रही है। साइमल्टेनियस interactive use of a computer system by many users in such a way that each one feels that he or she is the sole user of the system। तो होता ये है कि एक ही सिस्टम होता है, उस सिस्टम के डिफरेंट टर्मिनल्स हो जाते हैं, डिफरेंट इंटरफेसेस होते हैं, उसमें मल्टीपल यूज़र एक ही सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे होते हैं और यूज़र यही फील कर रहा होता है कि ये पूरा सिस्टम वही इस्तेमाल कर रहा है। इसको हम टाइम शेयरिंग सिस्टम कहते हैं। होता ये है कि बैकएंड पे एक ही कंप्यूटर होता है, फ्रंट एंड के ऊपर डिफरेंट जो है वो उसके इंटरफेसेस होते हैं। लेट्स सपोज अगर 10 इंटरफेसेस हैं तो 10 यूज़र्स जो है वो अपनी जगह पे बैठ के काम कर रहे होते हैं। उसके बैकएंड पे एक ही सिस्टम जो है वो काम कर रहा होता है। वो जो 10 यूज़र्स होते हैं वो यही फील कर रहे होते हैं कि वही सारा सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं टाइम शेयरिंग। यूज़र टर्मिनल्स कनेक्टेड टू द सेम कंप्यूटर साइमल्टेनियसली के एक ही टाइम पे सारे जो यूज़र्स हैं वो एक ही सेम कंप्यूटर को जो है वो एक्सेस कर रहे होते हैं। यूजेस मल्टी प्रोग्रामिंग विद अ स्पेशल CPU scheduling algorithms। तो इस तरह के जो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स होते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग हम इसको क्यों कहते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 यूज़र एक ही सिस्टम पे बैठे हुए हैं और उसके 10 टर्मिनल हैं, तो हर यूज़र फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक प्रोग्राम को इस्तेमाल कर रहा है तो एक ही टाइम पे 10 प्रोग्राम्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो 10 प्रोग्राम्स का मतलब है मल्टी प्रोग्रामिंग। तो इन 10 यूज़र्स को कब CPU देना है, कब उससे CPU लेना है, उसके लिए फिर हमें स्पेशल जो है वो एल्गोरिदम्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। उसको कहते हैं CPU scheduling algorithms। तो लास्ट लेक्चर में भी हमने कुछ एल्गोरिदम्स के नेम्स लिए थे,
जैसे फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, राउंड रॉबिन है, और इसके अलावा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है। इस तरह के और भी एल्गोरिदम्स अवेलेबल हैं जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पूरा सब्जेक्ट है, उसमें आप डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस तरह के स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि सिस्टम तो एक ही है, प्रोसेसर भी हमारे पास एक ही है, लेकिन यूज़र्स जो है वो साइमल्टेनियसली उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो किस यूज़र को कब सीपीयू देना है और किस यूज़र से कब सीपीयू वापस लेना है, ये भी डिपेंड करेगा आपके सीपीयू स्केजुलिंग एल्गोरिदम के ऊपर। शॉर्ट पीरियड ड्यूरिंग विच अ यूज़र प्रोसेस गेट्स टू यूज सीपीयू इज़ नोन एज टाइम स्लाइस, टाइम स्लॉट और क्वांटम। बेसिकली हमारे पास एक स्केजुलिंग एल्गोरिदम होता है राउंड रॉबिन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने राउंड रॉबिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम एक फ़िक्स टेक्निक इस्तेमाल कर देते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल 3 सेकंड है या 3 क्वांटम सेकंड जो है वो एक यूज़र को हमने सीपीयू देना है, फिर उससे वापस ले लेना है, और फिर दूसरे यूज़र को देना है, दूसरे यूज़र से फिर हमने सीपीयू 3 सेकंड के बाद हमने वापस ले लेना है। अब ये जो 3 सेकंड है, ये मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ये जो 3 सेकंड है उसको टाइम स्लाइस कहते हैं या टाइम स्लॉट कहते हैं। और ये काम इतनी तेज़ी से हो रहा होता है कि 10 अगर यूज़र्स हैं, 10 यूज़र से हम सीपीयू दे रहे हैं, उसे वापस ले रहे हैं, उसे नेक्स्ट यूज़र को हम सीपीयू दे रहे हैं, उसे वापस ले रहे हैं। तो वो इतनी तेज़ी से ये काम हो रहा होता है कि जो यूज़र्स हैं वो यही फील कर रहे होते हैं कि वही सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। CPU is taken away from a running process when the allotted time slice expire। तो ये वही वाली बात है कि अगर टाइम स्लाइस हमने रखी है 3 सेकंड, तो जैसे ही 3 सेकंड कंप्लीट होंगे, एक्सपायर हो जाएंगे, तो वो उस यूज़र से CPU वापस ले लिया जाएगा। तो वो CPU कौन वापस लेगा? वो स्केजुलिंग एल्गोरिदम लेगा। और स्केजुलिंग एल्गोरिदम क्या होता है? एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके ज़िम्मे ये होता है कि वो CPU की एलोकेशन करता है कि किस प्रोसेस को जो है वो कितना CPU देना है। ये हमारे पास एक जो है वही प्रोसेस स्टेट डायग्राम है, लेकिन ये प्रोसेस स्टेट डायग्राम टाइम शेयरिंग की है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक प्रोसेस A आया और वो प्रोसेस A जो है वो रेडी स्टेट पे सबसे पहले आएगा, और इस प्रोसेस ने जो है वो लेट्स सपोज 10 सेकंड लेने हैं पूरी कंप्लीशन के लिए। तो फिर क्या होगा, इस प्रोसेस A को रनिंग जो है वो स्टेट पे लाया जाएगा। लेकिन अब इस प्रोसेस ने तो जब तक 10 सेकंड नहीं होंगे वो तो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम CPU 10 सेकंड के लिए उसको दे देते हैं तो उसके पीछे जो स्मॉल प्रोसेसेस हैं, लेट्स सपोज अगर प्रोसेस B है उसने 1 सेकंड लेना है, प्रोसेस C है उसने लेट्स सपोज 3 सेकंड लेने हैं, तो वो तो फिर ब्लॉकिंग स्टेट पे चले गए, उनका वेटिंग पीरियड तो ज़्यादा हो गया। तो हम टाइम शेयरिंग में क्या करते हैं कि अगर हम राउंड रॉबिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो लेट्स सपोज अगर 3 सेकंड की टाइम स्लाइस है तो वो हम क्या करेंगे कि जॉब A को 3 सेकंड एलोकेट करने के बाद जब वो 3 सेकंड की कंप्यूटेशन परफॉर्म कर लेगा तो उससे फिर हम CPU वापस ले लेंगे। जब हम CPU वापस ले लेंगे तो उस प्रोसेस को हम फिर ब्लॉक्ड स्टेट में प्लेस कर देंगे। अब वो यहाँ पर वेट करेगा, फिर वो इसके पीछे जो प्रोसेस B था, C था, उसकी एग्जीक्यूशन होगी, और ये जो प्रोसेस है फिर प्रोसेस A रेडी स्टेट पे आएगा, रेडी स्टेट से फिर वो दोबारा रनिंग स्टेट पे आएगा। यहाँ पर फिर उसको 3 टाइम स्लाइस जो है सेकंड जो है वो दिए जाएंगे, फिर उसको इस स्टेट पे जो है वो लाया जाएगा। इस तरह 3 to 4 टाइम्स जाके यानी कि 3 टाइम्स उससे CPU दिया जाएगा और वापस लिया जाएगा, और फिर जाके वो जॉब जो है वो कंप्लीट होगी। तो इस तरह की जो CPU जो है वो जब हम एलोकेट करते हैं तो ये टाइम शेयरिंग में कुछ इस तरीके से हम एलोकेट करते हैं। टाइम शेयरिंग सिस्टम्स के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं।
एडवांटेज सबसे पहले ये है कि रिड्यूस सीपीयू आइडल टाइम। तो लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था आइडियल टाइम कौन सा होता है। एक ऐसा टाइम जिसमें सीपीयू कोई काम नहीं कर रहा होता, उसको आइडियल टाइम कहते हैं। क्योंकि ये एक मशीन है और ये ह्यूमन को फैसिलिटेट कर रही है, तो हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही होता है कि सीपीयू की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाए। क्योंकि हमने सीपीयू की यूटिलाइजेशन ज़्यादा करनी है, तो फिर कैसे ज़्यादा होगी, हम उसको काम ज़्यादा देंगे। जब हम काम ज़्यादा देंगे तो उसका जो आइडियल टाइम है वो कम हो जाएगा। तो इसको कहते हैं कि जो हमारे जो टाइम शेयरिंग सिस्टम है वो बेस्ट जो है वो यूटिलाइजेशन होती है सीपीयू की। प्रोवाइड्स द एडवांटेजेस ऑफ क्विक रिस्पांस टाइम। इससे हमारा क्विक रिस्पांस टाइम आता है क्योंकि हमने सीपीयू को जो है वो टाइम स्लाइस में जो है वो डिवाइड किया होता है कि एक यूज़र को एक ख़ास टाइम स्लाइस के लिए जो है वो सीपीयू देना और उससे फौरी तौर पे वापस ले लेना है। इससे ये होता है कि आपका जो रिस्पांस टाइम होता है, जो सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है, वो बहुत क्विक हो जाता है। ऑफर्स गुड कंप्यूटिंग फैसिलिटी टू स्मॉल यूज़र्स। ये एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है छोटे यूज़र्स को के लिए। जैसे हम एक ऐसा सिस्टम को टाइम शेयरिंग सिस्टम बना देते हैं जिसका सीपीयू बहुत फास्ट है, और आम यूज़र जो हैं वो आप डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि पर्सनल कंप्यूटर पे जो है वो रन नहीं किए जा सकते, या अगर रन किए जा सकते हैं तो उनका रिस्पांस टाइम बहुत ज़्यादा होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम उसको टाइम शेयरिंग सिस्टम जो होते हैं उनके सीपीयू काफ़ी फ़ास्ट होते हैं, तो वही सॉफ्टवेयर हम टाइम शेयरिंग सिस्टम पे इंस्टॉल कर देते हैं और यूज़र्स जो हैं, जो आम यूज़र्स हैं, उनके साथ टाइम शेयरिंग कर देते हैं। उससे ये होता है कि कंप्यूटेशन की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा आम यूज़र्स तक पहुंच जाती है। तो ये हमारे एडवांटेजेस थे। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मेमोरी मैनेजमेंट का। तो मेमोरी मैनेजमेंट जो है इसको मैं एक टिपिकल एग्जांपल के साथ जो है वो एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि अगर हम एक आम कॉमन बस में जाएं तो उस बस की जो मैनेजमेंट होती है, जिसमें ड्राइवर होता है, उसका कंडक्टर होता है, तो वो क्या करता है कि उस स्पेस की जो यूटिलाइजेशन है बस की वो बहुत इफ़ेक्टिवली वो करता है। जबकि अगर हम गवर्नमेंट की अगर ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर देखें तो उसकी जो स्पेस की यूटिलाइजेशन इतनी नहीं होती। जैसे हम पाकिस्तान रेलवे में अगर आप देखें तो कई लोगों ने अननेसेसरी जो है स्पेस वो ऑक्यूपाई की होती है, और इस तरह हमारी जो मैक्सिमम स्पेस है उसकी अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं हो सकी। लेकिन अगर आप प्राइवेट बसेस में देखें उनमें स्पेस भी कम होती है, लेकिन वो अपनी थोड़ी स्पेस की भी बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। तो अगर आपको ये एग्जांपल समझ आ गई है तो मेमोरी मैनेजमेंट जो है उसको समझना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपके पास रैम है और रैम के अंदर एक लिमिटेड मेमोरी है, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उस रैम की मेमोरी को कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर लेता है, तो इसको कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम दैट मस्ट बी प्रॉपरली मैनेज फॉर द ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस। तो हमारा मेमोरी जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का, और अगर हम उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। लेकिन अगर हम उसको इतने अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर पाते तो हमारी परफॉर्मेंस जो है वो डिक्लाइन का शिकार हो जाएगी, और ना सिर्फ हमारी परफॉर्मेंस डिक्लाइन का शिकार होगी बल्कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के जो रिसोर्सेज हैं वो भी इतने अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ नहीं हो सकते। तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं? हमारे कंप्यूटर सिस्टम के जो है वो रिसोर्सेज हैं, हमारी प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी स्टोरेज है, हमारा सीपीयू है, उसमें
हमारे पास इनपुट आउटपुट यूनिट्स हैं, ये हमारे कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं। मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम में जो एक जो प्रोग्राम होता है जो कि सारी मेमोरी को मैनेज करता है, उसको मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल कहते हैं। कीप्स ट्रैक ऑफ पार्ट्स ऑफ मेमोरी इन यूज्ड एंड पार्ट नॉट इन यूज़। तो मेमोरी मैनेजमेंट की सबसे पहली टेक्निक ये होती है कि मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल को, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसने मेमोरी को मैनेज करना है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास इस वक्त मेमोरी कितनी अवेलेबल है, कितनी यूज़ में है और कितनी यूज़ में नहीं है। allocates the memory to processes as needed and deallocates when no longer needed। तो फिर दूसरा काम क्या हुआ, दूसरा ये काम हुआ कि हमारे जो प्रोसेसेस हैं उनको कौन कौन सी मेमोरी जो है वो एलोकेट करनी है, और जो हमारे प्रोसेसेस अपनी कंप्यूटेशन परफॉर्म जिन्होंने कर ली हुई है, तो उन प्रोसेसेस को उस मेमोरी से जो है वो एग्ज़िट करवाना या डी एलोकेट करना, उससे मेमोरी खाली करवाना, ताकि नई जो आने वाले प्रोसेसेस हैं उसको एलोकेट की जा सके। यूनि प्रोग्रामिंग मेमोरी मॉड्यूल। यूनि प्रोग्रामिंग हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ऐसे प्रोग्राम्स जो एक टाइम पे एक ही जॉब को प्रोसेस करते हैं उसको यूनि प्रोग्राम कहते हैं। और यूनि प्रोग्राम्स जो होते हैं वो बेसिकली जब हमारे पास एक प्रोग्राम आ जाता है, एक प्रोसेस आ जाता है या जॉब आ जाती है, तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो उस जॉब को प्रोसेस करते हुए लगते हैं। जैसे हमारे पास अगर ये रैम है, आपके सामने ये एक रैम है जिसको हम प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं, उसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। तो उसका एक पार्ट तो हमने एलोकेट किया होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ फाइल्स पड़ी होती हैं जो कि काफ़ी चीज़ों को मैनेज कर रही होती हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है जो एरिया रैम का बनता है वो बेसिकली यूज़र ने जो प्रोसेसेस रन करने हैं उसको एलोकेट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक यूज़र ने MS वर्ड को क्लिक किया तो MS वर्ड की जो फाइल्स हैं वो लोड हो जाती हैं इस एरिया में। तो अब रैम का ये जो बाकी पार्ट है वो तो इस्तेमाल में आ ही नहीं रहा। अब क्या हो रहा है कि चूँकि ये यूनि प्रोग्रामिंग मेमोरी मॉडल है, तो उसमें क्या होगा, सारे कंप्यूटर के रिसोर्सेज मिलके इस जॉब को जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो अगर सारे कंप्यूटर के रिसोर्सेज इस जॉब को प्रोसेस कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है ये मेमोरी का जो पार्ट है वो अनयूज्ड हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को जो है यूनि प्रोग्रामिंग में हम अच्छे तरीके से जो है वो अपनी मेमोरी की मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये अनयूज स्पेस जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब ये होगा कि हम अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे। यहाँ से देखते हैं जी, यूज्ड इन सिस्टम्स दैट प्रोसेस वन जॉब ओनली एट ए टाइम एंड ऑल द सिस्टम रिसोर्सेज आर अवेलेबल एक्सक्लूसिवली फॉर द जॉब अंटिल इट्स कंप्लीट। तो ये वही वाली बात है कि जब हमारे पास एक प्रोसेस आ जाता है तो उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कंप्यूटर के सारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। अगर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो ये बहुत आसान है इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि हमें किसी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम की ज़रूरत ही नहीं होती। सिर्फ सीधी बात है, एक प्रोसेस आया, उसको सारे रिसोर्सेज ने मिल के क्या किया, इसको प्रोसेस किया और वो कंप्लीशन करके फिर दूसरा प्रोसेस आ गया, तो इसको इम्प्लीमेंट करना आसान होता है। डज नॉट लीड टू प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द मेन मेमोरी एज अनऑक्युपाइड मेमोरी स्पेस बाय द करंटली एक्टिव यूज़र प्रोसेस रिमेन्स अनयूज्ड। ये वही वाली बात हो गई कि ये मेमोरी की यूटिलाइजेशन इतने अच्छे तरीके से नहीं हो रही क्योंकि अनयूज स्पेस जो है वो इसमें अवेलेबल है। Used only on very small and dedicated computers।
तो ये बहुत कम कंप्यूटर्स हैं जिसमें ये इस्तेमाल हो रही है या हो रही थी। मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम के जो इस वक्त कंप्यूटर्स अवेलेबल हों, लेकिन ये पहले अवेलेबल होते थे। फिर आ जाते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग मॉडल्स। तो मल्टी प्रोग्रामिंग मॉडल्स में भी दो कैटेगरीज़ हैं। इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स नंबर ऑफ़ मेमोरी है, इसमें फ़िक्स्ड नंबर ऑफ़ मेमोरी स्लॉट्स हम कर देंगे और इसको हम पार्टीशंस भी बोलते हैं। एक हमारे पास होती हैं मल्टी प्रोग्रामिंग विद वेरिएबल नंबर ऑफ़ प्रोग्रामिंग पार्टीशंस। तो इसमें वेरिएबल पार्टीशंस होती हैं, जितने हमारे प्रोसेस आते हैं उसके मुताबिक हमारी पार्टीशंस बनती रहती हैं। ये ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू दिस प्रोग्रामिंग टेक्निक। तो आगे डायग्राम से हम काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये हमारे फिक्स हैं। हम क्या करते हैं कि जो है वो रैम है, रैम का एक पार्ट तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम एलोकेट कर देते हैं और रैम के जो बाकी पार्ट्स होते हैं उसको फिक्स पार्टीशंस हम कर देते हैं। जैसे पार्टीशन 1 है, 2 है, 3 है, सो ऑन n तक हो सकती हैं। 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, 8 भी हो सकती हैं। इट विल डिपेंड ऑन द साइज़ ऑफ द रैम। अब होता ये है कि जब हमारे पास कोई प्रोसेस आता है तो हम इनमें से किसी एक जो है पार्टीशन उसको एलोकेट कर देते हैं और वो प्रोसेस जो है वो उसमें रन कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने पार्टीशन यहाँ पर बनाई है 256 MB की, तो अब क्या होगा, और ये भी 256 MB की है, और हमारे पास अगर एक 300 MB का प्रोसेस आता है तो क्या होगा, वो पार्टीशन 1 में तो आ नहीं सकता, चूँकि पार्टीशन 1 जो है 256 की है और ये भी 256 की है, फिक्स है। तो फिर क्या होगा, उस प्रोसेस को जिसने 300 MB लेना है तो वो इन दो पार्टीशंस में जो है उसको एलोकेट किया जाएगा। अगर देखा जाए तो 256 ये है और 256 ये है, तो टोटल मिला के ये 500 MB बन गया, जबकि हमारा प्रोसेस है 300 MB का। तो फिर जो 200 MB है वो इसमें से स्पेस खाली रहेगी। तो इस टेक्निक से भी जो है वो कुछ इस तरीके से होता है कि हम कुछ ना कुछ अनयूज स्पेस रह जाती है। तो ये भी कोई इतनी अच्छी टेक्निक नहीं है, लेकिन अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास एक और टेक्निक होती है वेरिएबल नंबर ऑफ़ मेमोरी पार्टीशंस। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस के ऊपर। जितना प्रोसेस होता है उतने लिहाज से उसको एलोकेट कर दिया जाता है। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक है। जैसे अभी हमारा कंप्यूटर रन हुआ है, जैसे ही हमारा कंप्यूटर रन होता है तो आपकी जो रैम है, जिसको मेन मेमोरी कहते हैं, उसका एक पार्ट एलोकेट कर दिया जाता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहा होता है। अब ये सारी जो स्पेस है ये अनयूज्ड है, यूज़ में नहीं आ रही। अब हमारे पास एक P1 प्रोसेस आ जाता है, तो P1 प्रोसेस जितना भी होता है उसको हम रैम जो है वो एलोकेट कर देते हैं। अब इतनी स्पेस अभी हमारे पास अवेलेबल है। इन द मीन वाइल P2 एक प्रोसेस 2 है जो कि आ जाता है। तो चूँकि हमारे पास रैम फ्री अवेलेबल है तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर एलोकेट कर देते हैं। इन द मीन वाइल P3 भी आता है तो वो यहाँ पर एलोकेट हो जाता है। अब यहाँ पर देखें कि प्रोसेस जो है P1 है, P2, P3, ये डिपेंड कर रहा है उसके साइज़ के ऊपर। P1 का साइज़ कम है, जब P3 का सबसे कम है, P1 का उससे ज़्यादा है और P2 का उससे भी ज़्यादा है। तो अब ये जो फ्री स्पेस है, अब यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि फ्री स्पेस तो इसमें भी अवेलेबल है। फ्री स्पेस यहाँ तो अवेलेबल तो है, लेकिन हमारे पास प्रोसेसेस भी तो नहीं है ना जो इसको ऑक्यूपाई कर सकें। हम अपने जो है वो रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज़ कर सकें। तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ई पे आ जाते हैं। ई पे क्या हुआ, P2 को हमने CPU दिया, P2 ने अपनी कंप्यूटेशन
परफॉर्म करके वो ख़त्म हो गई। अब P2 को टर्मिनेट करके यहाँ पर उसकी स्पेस जो उसने ऑक्यूपाई की हुई थी उसको डी एलोकेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब डी एलोकेट करेगा तो यहाँ पर फ्री स्पेस जो है वो बन जाएगी, और ये हमारी फ्री स्पेस जब बनेगी तो ये अवेलेबल होगी। कोई भी अगर एक जो है अगर नया प्रोसेस आता है तो उसको हम एलोकेट कर सकते हैं। P4 आ गया, comes which cannot fit in the free one, so is allocated space from P2। अब हमारे पास एक और P4 आ गया। अब P4 को यहाँ तो प्लेस नहीं किया जा सकता, यहाँ पर भी प्लेस नहीं किया जा सकता, और हमारा यहाँ पर भी प्लेस नहीं किया जा सकता क्योंकि P4 का साइज़ ज़्यादा है। तो P4 को हम जो P2 ने स्पेस खाली की थी वहाँ पर हम प्लेस करते हैं। इन द मीन वाइल P1 अपनी कंप्यूटेशन, प्रोसेस 1 अपनी कंप्यूटेशन जो है वो कंप्लीट कर लेता है। तो जैसे ही वो टर्मिनेट करेगा तो उसकी जगह हमारे पास फ्री अवेलेबल होगी। फ्री 3 का मतलब है कि अब हमारे पास एक फ्री स्पेस थर्ड अवेलेबल है, क्योंकि पहले हमारे पास फ्री स्पेस 1 अवेलेबल थी, फिर हमारे पास P4 आ गया। P4 ने फ्री स्पेस 2 का एक पार्ट जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया। तो फ्री 2 के बाद जब हमने P1 यहाँ से टर्मिनेट हुआ तो फ्री जो है एक और स्पेस जो है वो फ्री हो गई। इन द मीन वाइल P5 जो है वो हमारे सिस्टम में आ जाता है, क्योंकि हमारे सिस्टम में प्रोसेसेस आ रहे होते हैं, अपनी कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, टर्मिनेट हो रहे होते हैं। तो ये सारा काम कौन कर रहा होता है? ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है कि जो भी हमारे पास प्रोसेसेस आ रहे हैं उसको मेमोरी को एलोकेट करना, उस सीपीयू को एलोकेट करना। जब वो कंप्यूटेशन परफॉर्म कर ले तो फिर उससे सीपीयू वापस ले लेना। तो इस तरीके से हमारी जो वेरिएबल नंबर ऑफ़ मेमोरी पार्टीशंस हैं वो काम करती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी इफ़ेक्टिव टेक्निक है जो कि जिससे हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखें जितने प्रोसेसेस आ रहे हैं उसको अकोमोडेट किया जा रहा है, और जितने प्रोसेसेस टर्मिनेट हो रहे हैं उसकी जगह जो फ्री हो रही है उसके अंदर भी हम प्रोसेसेस को अकोमोडेट कर रहे हैं। अब आ जाती हैं वर्चुअल मेमोरी की। तो वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? वर्चुअल का मतलब होता है जिसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। तो देखा जाए तो हमारे पास एक प्राइमरी स्टोरेज है और एक हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक P6, ये हमारे पास एक P4 था, P5 आ गया, हमारे पास P6 प्रोसेस आ जाता है। P6 का अब साइज़ इतना है कि वो इस फ्री स्पेस में भी नहीं आ सकता, तो इस फ्री स्पेस में भी नहीं आ सकता, और इस फ्री स्पेस में भी नहीं आ सकता। तो उस सूरत में क्या होगा? फिर ऑपरेटिंग सिस्टम एक वर्चुअल मेमोरी जो है वो क्रिएट करेगा, और ये जो वर्चुअल मेमोरी है ये हार्ड डिस्क के किसी भी पार्ट के ऊपर वो क्रिएट कर देगा। क्रिएट करने के बाद उस प्रोसेस को, जो प्रोसेस 6 के नाम से हमने कहा है, उसको वहाँ पर मेमोरी एलोकेट कर देगा। इन द मीन वाइल उसको स्वैप इन कहते हैं, और जैसे ही कोई प्रोसेस यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा तो उसको वो स्पेस एलोकेट कर दी जाएगी। मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट अलाउज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस दैट माइट नॉट बी कंप्लीट लोडेड इन द मेन मेमोरी, कि हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस आ जाता है जो कि मेन मेमोरी में लोड नहीं हो सकता, मतलब कि उसका साइज़ इतना ज़्यादा है कि उसके लिए मेन मेमोरी की स्पेस अवेलेबल नहीं है। इट डज़ नॉट रिक्वायर द इंटायर प्रोसेस टू बी इन द मेमोरी बिफोर द प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट। तो अब ये भी नहीं हो सकता कि इस प्रोग्राम को जो है वो हम डिनाई कर दें कि हम इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो फिर क्या होगा कि हम एक वर्चुअल मेमोरी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करेगा और उस प्रोसेस को लोड कर देगा। 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज़ फॉर इट्स यूटिलाइजेशन।
तो 3 बेसिक प्रोसेस है जिसकी वजह से हम इसको जो है वो हम कर सकते हैं। ऑनलाइन सेकेंडरी स्टोरेज यूज टू कीप अ प्रोसेस एड्रेस स्पेस रेडी टू बी लोडेड इनटू द मेमोरी। तो पहली तो टेक्निक ये है कि प्रोसेस का जो है वो हम एड्रेस जो है उसको हम अपने पास सेव कर लेते हैं और वेट करते हैं कि अगर कोई प्रोसेस जो है अपनी कंप्यूटेशन परफॉर्म कर ले तो वो फौरी तौर पे हम जो प्रोसेस लोड करना चाह रहे हैं जिसका साइज़ ज़्यादा है उसके एड्रेस से हम फौरी तौर पे उसको लोड कर दें। दूसरी टेक्निक है स्वैपिंग की, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ए ब्लॉक ऑफ डाटा फ्रॉम द ऑनलाइन सेकेंडरी स्टोरेज टू मेन मेमोरी। तो जब हम एक प्रोसेस को जब हम मेन मेमोरी पे लोड करते हैं, मेन मेमोरी के ऊपर कब लोड करते हैं, जब वो जब मेन मेमोरी में उसकी स्पेस नहीं होती, हम बाहर से यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज से उसको मेन मेमोरी में जब हम लोड करते हैं उसको स्वैप इन कहते हैं, और जब उसकी टर्मिनेशन कर देते हैं तो उसको स्वैप आउट कहते हैं। डिमांड पेजिंग, ये भी एक और कॉन्सेप्ट है। डिमांड पेजिंग का मतलब होता है कि जब आगे आप डिटेल से मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के सब्जेक्ट में, उसमें आप देखेंगे कि आप जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे कि मेमोरी को मैनेजमेंट की एक और टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं पेजिंग। पेजिंग का मतलब ये होता है कि मेमोरी को हम डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, उसको हम पेज भी बोलते हैं। तो स्कीम ऑफ स्वैपिंग इन ऑफ द पेज ऑफ द प्रोसेस as and when needed during the execution of the process rather than loading all the pages before starting the process's execution। तो हम क्या करते हैं कि एक प्रोग्राम है, बजाय के उस प्रोग्राम को सारे प्रोग्राम को लोड करें, हम क्या करते हैं कि प्रोग्राम के जिस पार्ट की ज़रूरत होती है हम सिर्फ उसी को लोड करते हैं, क्योंकि अगर हम उस प्रोग्राम को सारे को हम मेन मेमोरी में लोड कर दें तो ऐसा प्रोग्राम जिसको हम सारा यूज़ नहीं हमने करना लेकिन वो लोड हो चुका हुआ है, चूँकि वो लोड हो चुका हुआ है तो हमारी मेमोरी जो है वैसे तो ऑक्यूपाई हो गई है लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी यूटिलाइजेशन हो ही नहीं रही। तो ये एक और टेक्निक होती है जिसके अंदर हम ये करते हैं कि प्रोग्राम का सिर्फ वो पार्ट हम मेमोरी में लोड करते हैं जिसकी ज़रूरत है, बाकी लोड उस वक़्त करेंगे जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको कहते हैं डिमांड पेजिंग की। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो चीज़ें डिस्कस की उसमें हमने मल्टी प्रोसेसर या मल्टी प्रोसेसिंग को हमने डिस्कस किया। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि टाइम शेयरिंग सिस्टम्स हमारे कौन से होते हैं, और आज हमने मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक इस्तेमाल की। होपफुली तमाम स्टूडेंट्स को काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको प्रोसीड करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।